नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे। आप देख रहे हैं आज की खबर और आज की खबर पर हर खबर विस्तार से आपको बताएंगे। तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। बुलेटिन की शुरुआत मध्य प्रदेश की खबरों के साथ करेंगे। मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनाव की वोटिंग तो खत्म हो गई है, लेकिन फिर से कुछ जगहों पर चुनाव होंगे। आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो इसके लिए आप हमारी एक खास रिपोर्ट देख लीजिए, जिसमें हमने पूरे विस्तार से बताया है कि आखिर वोटिंग फिर से क्यों होगी, और होगी तो वो कौन कौन सी सीटें होंगी जहां पर वोटिंग होगी। देखिए, मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो गई है। 29 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। परिणाम आने के बाद एक बार फिर से मध्य प्रदेश के नेता उपचुनाव की तैयारी में जुट जाएंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव 3 सीटों पर तो तय माना जा रहा है। साथ ही चुनाव लड़ रहे विधायक अगर सांसद बन गए तो उपचुनाव वाली सीटों की संख्या बढ़ सकती है। शिवराज जीते तो बुधनी से चुनाव लड़ेंगे कार्तिकेय। विदिशा से यदि शिवराज सिंह चौहान चुनाव जीतते हैं तो बुधनी विधानसभा पर चुनाव होगा। तो सवाल यह है कि क्या शिवराज सिंह चौहान के बड़े बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान को टिकट मिलेगा या किसी नए चेहरे को मौका दिया जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो इसे शिवराज के गढ़ का हस्तांतरण माना जाएगा, यानी आलाकमान के लिए उम्मीदवार का चयन मुश्किल होगा। 3 सीटों पर तय है उपचुनाव। विधानसभा चुनाव जीतने वाले 3 कांग्रेस विधायकों ने कुछ दिन पहले ही पाला बदला है। तीनों ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। अमरवाड़ा, बीना और विजयपुर में लोकसभा चुनाव के बाद उपचुनाव होंगे। हालांकि रामनिवास रावत ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन जल्द ही वो इस्तीफा दे देंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। विधायक भी लड़ रहे लोकसभा का चुनाव। मंडला लोकसभा सीट से कांग्रेस विधायक ओमकार सिंह मरकाम चुनाव लड़ रहे हैं। मरकाम डिंडोरी से विधायक हैं। उधर उज्जैन लोकसभा से तराना विधायक महेश परमार कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। शहडोल से पुष्पराजगढ़ विधायक कुंदेलाल मार्को मैदान में हैं। सतना लोकसभा सीट से कांग्रेस ने विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा को चुनाव लड़ाया है। भिंड से कांग्रेस के उम्मीदवार फूल सिंह बरैया हैं, जो कि भांडेर से विधायक, यानी इन उम्मीदवारों ने चुनाव जीता तो उपचुनाव फिर होंगे। मिलाकर 7 ऐसी सीटें मानी जा रही हैं जिन पर उपचुनाव हो सकते हैं। इसके अलावा अगर राज्यसभा की बात की जाए तो दिग्विजय सिंह वाली सीट और इसके साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया वाली सीट पर भी राज्यसभा के लिए उपचुनाव तय माने जा रहे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिवराज सिंह चौहान के प्रभाव वाले क्षेत्र बुधनी, जहां से वो विधायक हैं, अगर वो विदिशा से लोकसभा जीतते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें केंद्र में स्थान मिलेगा, और ऐसे में बुधनी से किसे प्रत्याशी बनाया जाएगा यह अहम होगा। क्या उनके बेटे कार्तिकेय को ही पार्टी प्रत्याशी बनाएगी या किसी दूसरे नाम पर विचार करती है? यह देखना दिलचस्प होगा कि बुधनी से शिवराज सिंह चौहान का उत्तराधिकारी भारतीय जनता पार्टी किसे चुनेगी। उधर उपचुनाव की तैयारी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस क्या कुछ कह रही है, ये भी सुन लीजिए। अब ये दिलचस्प होगा कि जो पार्टी परिवारवाद के खिलाफ नारा लगाती रही है वो किसको टिकट देगी बुधनी में, ये देखना दिलचस्प होगा। अब उपचुनाव में प्रत्याशी कौन होगा ये भाजपा में नेतृत्व तय करता है, भाजपा का संगठन तय करता है। अब परिवारवाद के आधार पे तो कोई भाजपा में टिकट मिलते नहीं है। भाजपा में तो उस व्यक्ति को टिकट मिलता है जो जनता के बीच में सक्रिय रहता है, समाज सेवा करता है, जन सेवा करता है, भाजपा के लिए काम करता है, जनता के लिए तत्पर रहता है। तो ऐसे व्यक्ति को भाजपा संगठन जो जनता की पसंद होगा, जनता में लोकप्रिय होगा, टिकट देगी। यानी लोकसभा चुनाव के बाद कई सीटें विधानसभा में खाली हो जाएंगी। 4 जून के बाद स्थिति और साफ हो जाएगी। मध्य प्रदेश में अभी चुनाव का शोर कुछ सीटों पर कुछ महीनों के बाद फिर से सुनाई देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। श्याम, हमने देखा है इस बार का जो चुनाव रहा काफी दिलचस्प रहा। कई विधायकों की किस्मत ईवीएम में कैद है, जो कि 4 जून को नतीजे साफ हो जाएंगे। अब ये बता दीजिए कि वो कौन कौन सी सीट है जहां पर उपचुनाव संभव माने जा रहे हैं। दोनों पार्टियों के क्या क्या दावे हैं, मायने भी समझाइएगा। देखिए, सीधी सी बात यह है कि 4 जून को जैसे ही ये सामने आएगा कि जो लोकसभा सीट जिन पर विधायकों को खड़ा किया गया था वो जीतते हैं, तो उसके साथ ही तय हो जाएगा कि उन सीटों पर जो है फिर से चुनाव करवाना ही होगा।
दूसरी बड़ी बात यह है कि पार्टियों की अपनी अंदर खाने से तैयारी भी चल रही है। अच्छा, दूसरा रसिका हम बता दें कि ये कोई एक दल का मामला नहीं है, दोनों दलों जो मुख्य दल हैं यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा, दोनों में ही यह स्थिति है। अगर कांग्रेस में भी वो चेहरे जीतते हैं जिनको जो है विधायक रहते हुए लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया था, तो वहाँ भी वही चुनाव होंगे। बड़ी बात यह है कि जो परिवारवाद की बात चल रही है, कांग्रेस तो इससे उबर नहीं पाई है, लेकिन भाजपा में भी कहीं ना कहीं अंदर खाने ये चलता रहता है। लेकिन फिर भी पिछले दिनों जब हमने शिवराज जी से खुद ये बात की थी, क्या आपका जो है अगला जो पुत्र जो है वो उस सीट पर जो है वो दावेदार हो सकते हैं, तो उन्होंने हंसते हुए कहा था कि भाजपा में संभव नहीं है। भाजपा में जो कार्यकर्ता काम करेगा वही जो है बुदनी से या किसी भी सीट से जो है प्रत्याशी होगा विधानसभा के लिए। तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि भाजपा ये नारा बुलंद करती रही है कि परिवारवाद नहीं मतलब नहीं, तो अब उसमें योग्य प्रत्याशी ढूंढना ये चुनौती होगी। और मौजूदा अगर शिवराज जो है केंद्र में जाते हैं और जीतना लगभग जो है जैसा कि लगी रहा है कि जीतेंगे वो, तो उनकी राय भी ली जाएगी, लेकिन ये चुनौतीपूर्ण होगा कि किस चेहरे को आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, अब देखने वाली बात होगी कि किस चेहरे को आगे बढ़ाया जाएगा और वो कौन कौन से सीट है जहां पर विधायक जीत हासिल करते और सांसद बन जाते और उनकी सीट खाली होगी। अब फिर एक बार होड़ भी देखने को मिलेगी टिकट मांगने वालों की। बिल्कुल ठीक कहा आपने, होड़ वापस। लेकिन इस पूरे मामले में अच्छी बात यह है कि जमीनी कैडर जिसकी बात दोनों पार्टियां करती हैं, कहीं ना कहीं उन चेहरों को जो बरसों से पार्टी की लाइन पर चलते हुए सेवा कर रही थी, उन चेहरों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जब जो सीनियर लीडर आगे बढ़ेंगे, केंद्र में जाएंगे, सांसद बनेंगे, तो 100% जो जमीनी कैडर है उससे ही चेहरे बाहर निकल के आएंगे, उनका भविष्य उज्जवल होगा। तो चलिए अब देखते हैं कि कौन कौन जीत हासिल करता है और कौन फिर चुनाव की रेस में सामने आता। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया श्याम आपका। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं। प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है, जिसकी कड़ी सुरक्षा में निगरानी भी की जा रही है। लेकिन पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा है कि ईवीएम में घोटाला किया जा रहा है और चुनाव से पहले भी उन्होंने ईवीएम पर सवाल उठा दिए हैं और चुनाव होने के बाद भी मशीनों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं। अब तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट ही पहुंच गए हैं। क्या है पूरी कहानी, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। पूर्व मुख्यमंत्री और राजगढ़ से कांग्रेस के प्रत्याशी दिग्विजय सिंह अक्सर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर बयान देते रहते हैं। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर चुनाव आयोग को भी कई बार पत्र लिख चुके हैं। अक्सर ही वे ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर सवाल उठाते रहते हैं और अब वो चुनावी मैदान में हैं, तो कोई भी मौका छोड़ नहीं रहे हैं। इससे पहले गुना में स्ट्रांग रूम के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को लेकर सवाल उठाया था। अब सिंबल लोडिंग यूनिट को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं। मतदान के बाद उठ रहे सवालों को लेकर दिग्विजय सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने का फैसला कर लिया है। दिग्विजय सिंह ने तर्क दिया है कि 1 मई को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि 45 दिन तक स्ट्रांग रूम में एसएलयू मौजूद होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन चुनाव आयोग ने किया है। उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर ने राजगढ़ में चुनाव के बाद स्ट्रांग रूम में एसएलयू को नहीं रखा और आयोग को सौंप दिया। देखिए, दिग्विजय सिंह जी के अब आखिरी कुछ साल हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का इस्तेमाल सुर्खियां बटोरने के लिए दिग्विजय सिंह करते हैं और यही कारण है कि उनने देख लिया कि वो बहुत बड़े मार्जिन से हारने वाले हैं, बुरी तरीके से हारने वाले हैं, तो स्वाभाविक है कि उसकी एलिबाई वो क्रिएट कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह की याचिका को लेकर भाजपा प्रवक्ता हितेश वाजपेयी का कहना है कि अक्सर दिग्विजय सिंह संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल करते हैं। कई मामलों में कोर्ट का रुख किया, लेकिन उनके फेवर में कोई भी कोर्ट की तरफ से फैसला नहीं आया। व्यापम से लेकर कई और मुद्दों को लेकर भी दिग्विजय सिंह सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। अब तो कोर्ट भी कहने लगा है कि दिग्विजय सिंह की याचिका पर सुनवाई करने से कोई मतलब नहीं है। देखिए, एसएलयू को लेके माननीय न्यायालय का स्पष्ट आदेश था कि एसएलयू को संग्रहित करना है, निर्वाचन आयोग की ये जिम्मेदारी है। गुना लोकसभा में आप वहीं पे रखे हुए हैं, राजगढ़ लोकसभा की एसएलयू को निर्वाचन आयोग ने कहीं अन्यत्र भेज दिया। दिग्विजय सिंह जी ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, न्यायालय का स्पष्ट आदेश था, निर्वाचन आयोग को मानना उसकी बाध्यता है। अगर निर्वाचन आयोग माननीय न्यायालय के आदेश को नहीं मान रहा है तो उसको लेके हम अपना पक्ष न्यायालय में स्पष्ट रखेंगे।
दिग्विजय सिंह ये कह चुके हैं कि वो अपना अंतिम चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में जब आखिरी चुनाव का समय है तो दिग्विजय सिंह भला किसी भी गड़बड़ी को क्यों बर्दाश्त करे। यही वजह है कि चुनाव आयोग में शिकायत करने के बजाय सुप्रीम कोर्ट से न्याय की गुहार लगाई है। बहरहाल कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। याचिका में दिए गए तर्क पर जवाब आयोग से भी सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। लंबे समय के बाद राजगढ़ से दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। मतदान हो चुके हैं लेकिन अब भी उनकी शिकायत है और गड़बड़ी की चुनाव में आशंका है। इस लिहाज से वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है कि गुना में SLU यूनिट है और राजगढ़ में आखिर क्यों नहीं है, और इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। दिग्विजय सिंह इस याचिका के जरिए बताना चाहते हैं कि इसमें चुनाव आयोग की भी भूमिका संदिग्ध है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस दफ्तर इन दिनों रेनोवेट हो रहे हैं और कांग्रेस के संगठन में बदलाव से पहले दफ्तर को बदलने की कवायद चल रही है। करीब 5 महीने के बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को भी दफ्तर के केबिन अलॉट कर दिया गया है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के स्थान पर सिंघार बैठेंगे और साथ ही वहीं जीतू पटवारी भी तीसरी मंजिल पर ऑफिस को रेनोवेट करवा रहे हैं। पुराने फर्नीचर और व्यवस्थाओं को बदलकर वास्तु के हिसाब से केबिन तैयार किया जा रहा है। कांग्रेस दफ्तर में बदलाव को लेकर जायजा लिया संवाददाता विवेक पांडे ने। मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के करीब 5 महीने के बाद आखिरकार कांग्रेस दफ्तर में नेता प्रतिपक्ष का कमरा तैयार हो गया है। उमंग सिंघार ग्राउंड फ्लोर पर बैठेंगे। उमंग सिंघार के नए बैठने की व्यवस्था यहाँ पे बनाई जा रही है। आप देखेंगे कि ये यहाँ पे पहले पुराने विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का कमरा था, लेकिन अब पूरी तरीके से नए रूप में इसको तैयार किया जा रहा है और ख़ास तौर पे जो कैबिन बना हुआ है ये बेहद दिलचस्प है। आप देखेंगे कि उनके बैठने की यहाँ पे व्यवस्था की गई है। यहाँ पे पहले गोविंद सिंह बैठते थे, लेकिन पूरी तरीके से नई कुर्सी, नए सोफे, सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे कांग्रेस दफ्तर में की गई है। एक नया ठिकाना यहाँ पे उमंग सिंघार का तय हो चुका है। उमंग सिंघार कुछ ही दिनों में यहाँ पे बैठेंगे और तमाम सारे विधायकों से मुलाकात करेंगे। लेकिन सबसे एक महत्वपूर्ण बात इसलिए है क्योंकि कांग्रेस में लगातार बदलाव के आसार हैं और लगातार बदलाव की बात जीतू पटवारी कह रहे हैं। इससे पहले बदलाव होंगे, उससे पहले नेताओं के ठिकाने भी तय किए जा रहे हैं। कांग्रेस दफ्तर की रूपरेखा में बदलाव किया जा रहा है और सबसे पहले अध्यक्ष ने अपने ही कैबिन से शुरुआत कर दी है। जीतू पटवारी का ये दफ्तर है और जीतू पटवारी इसी कैबिन में बैठते हैं। यहाँ के पुराने फर्नीचरों को हटा दिया गया है, नए सिरे से नई तरीके की व्यवस्था की जा रही है। जीतू पटवारी इस ऑफिस में बैठते थे, लेकिन यहाँ पे जो फर्नीचर थे ये सब पूरे हटा दिए गए हैं। इसको पूरी तरीके से रेनोवेट किया जा रहा है। आप देखेंगे कि जीतू पटवारी के दफ्तर के बाहर यहाँ पे रेनोवेशन का काम चल रहा है। कई लोग तो ऐसा मानते हैं कि ये पूरी तरीके से वास्तु दोष को हटाने की कोशिश है कि किसी तरीके से कांग्रेस दफ्तर में निगेटिविटी ना पैदा हो, इसके अलावा पॉजिटिविटी पैदा की जा सके। लेकिन एक बड़ी बात है कि जीतू पटवारी कह चुके हैं कि कांग्रेस का दोष ये है कि कांग्रेस बीजेपी को ना दे दोष दे, कुछ तो कमियां कांग्रेस में रही होंगी और यही कारण है कि संगठन में बदलाव करने की जरूरत है। और बदलाव से पहले जीतू पटवारी अपने दफ्तर को रेनोवेट कर रहे हैं, जिससे वो पूरी तरीके से सकारात्मक तरीके से यहाँ पर बैठक कर सके और तमाम सारे कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत कर सके। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज, भोपाल। तो देखिए, इंदौर में नगर निगम कर्मी अब आर्मी की यूनिफॉर्म में शहर में दिखाई देंगे। निगम कर्मचारियों को अनुशासन में लाने के लिए आर्मी की यूनिफॉर्म पहनाई जा रही है। दरअसल आए दिन नगर निगम में रिमूवल दस्ते पर मारपीट करने का आरोप लगता रहता है। ऐसे में कर्मचारियों को अनुशासन में लाने के लिए नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों को आर्मी की यूनिफॉर्म पहनाई जा रही है, जिससे कर्मचारी भी आर्मी के जवानों की तरह अनुशासन में रहें। ये जो ड्रेस कोड दी गई है नगर निगम में, हम निरंतर ये प्रयास कर रहे हैं कि एक यूनिफॉर्म रहे। सभी लोग नगर निगम के लोग, जैसे मैं खुद भी नीले रंग की शर्ट पहनता हूँ, सभी लोग आप देख रहे होंगे नीली कमीज पहनते हैं, जिससे डिसिप्लिन बेटर हो हमारा। और इसी मंशा के साथ ही जो हमारा जो रिमूवल दस्ता है उसको भी ये वर्दी उपलब्ध कराई गई है, ताकि एक डिसिप्लिन उनके अंदर भी रहे और जब सामने नागरिक भी देखे तो बिल्कुल उनको भी एहसास हो कि ये नगर निगम का ये दस्ता है, नगर निगम के कर्मचारी हैं।
तो देखिए, वहीं महापौर पुष्पमित्र भार्गव का मानना है कि आर्मी की यूनिफॉर्म पहनने से इन निगम कर्मियों में अनुशासन आएगा और लोगों को पता रहेगा कि ये निगम की टीम है, जिससे कोई उनसे अभद्रता नहीं करेगा। सभी कर्मचारियों की नहीं है, जो हमारा रिमूवल गैंग है उनके कर्मचारियों को एक विशेष प्रकार की ड्रेस, ताकि अनुशासन और एक रूपता रहे, उससे ये लोगों को लगे कि ये रिमूवल गैंग के लोग हैं, तो कोई भी अभद्रता या इस प्रकार की स्थिति ना बने और एक उसका प्रभाव भी लोगों के बीच में रहे। अभी उसमें हम एक काम और करेंगे कि उस पर लिखवाएंगे कि ये रिमूवल गैंग है। जहां तक इसको आप सेना की वर्दी से जोड़ने की बात कह रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये गलत है। उस कलर की वर्दी पहनने की कोई मनाही नहीं है। तो देखिए, वहीं आर्मी को लेकर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने कहा है कि पूरे शहर में इस फैसले का विरोध हो रहा है। पूरे शहर की जनता थू थू कर रही है। नगर निगम इंदौर पे कितना बड़ा सवालिया प्रश्न चिन्ह लग गया है कि हम सेना का ही सम्मान नहीं कर रहे। सेना की ड्रेस पहनने किसी को अधिकार है? अब आप नगर निगम की कर्मचारी की क्या क्षमता है और कितनी इज्जत है मार्केट में, और वो क्या करते हैं समय समय पे नगर निगम के यही रिमूवल के कर्मचारी कभी ठेले वालों से, गुमटी वालों से वसूली करते हुए दिखते हैं। जब यही नगर निगम के कर्मचारी हमारे देश का सम्मान, हमारे राष्ट्र का सम्मान, हमारे मिलिट्री के जवानों की ड्रेस पहन के निकलेंगे, तो क्या रहेगा हमारे देश के मिलिट्री और हमारी सेना का सम्मान कि वो 2-2 रुपए में 2-2 रुपए के लिए सीना छपटी कर रहे हैं मिलिट्री पहन के, हमारे देश की सेना की ड्रेस पहन के वो नगर निगम की कर्मचारी। पुनीत विजयवर्गीय इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इंदौर से। पुनीत, हमने देखा है कि जब भी अनुशासन की बात होती है तो आर्मी वालों को याद किया जाता है। अब इंदौर नगर निगम ने भी यही फैसला ले लिया है कि उनके कर्मचारी आर्मी का यूनिफॉर्म पहनेंगे और लोगों के बीच जाएंगे कि वहां पर वो अनुशासन भी सीखे और लोग उनके साथ बदसलूकी भी ना करें। लेकिन कांग्रेस अब इस पर हमलावर हो गई है। जी रसिका, देखिए, सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, शहर के कई लोग इस पर हमलावर हुए हैं। यहाँ तक कि बीएसएफ के रिटायर्ड अधिकारियों ने भी इस पर आपत्ति ली है। यदि नियम की ही बात की जाए कांग्रेस को छोड़कर, तो धारा 140 जो आईपीसी की है, इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि जो आर्मी की ड्रेस है, तीनों सेनाएं जो है, जल, नभ और थल, इन तीनों की सेना और पांचों जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, उनकी जो यूनिफॉर्म है उससे कोई सिविलियन नहीं पहन सकता है। यदि कोई पहनता है तो उसे 3 महीने की जेल और 500 रुपये जुर्माना हो सकता है। तो देखिए, ये तो सीधा सा कानून है हमारे देश का। अब बात करें इंदौर नगर निगम की, तो जिन लोगों को ये यूनिफॉर्म पहनाई गई है वो रसिका बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते। उनमें से कई सारे लोगों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज है। ये वो लोग हैं जो शहर के लोगों से बदसलूकी करते हैं, बदतमीजी करते हैं, मारपीट और हमला करने से भी नहीं चूकते। तो ऐसे में निश्चित तौर पर स्पष्ट है कि इन लोगों को यह वर्दी पहनने का ये भी उठता है ना कि आखिर महापौर ने ये निर्णय क्यों लिया? क्या वजह थी कि जिस वजह से ये फैसला लिया गया कि आर्मी के कॉस्ट्यूम पहना दो इन कर्मचारियों को? देखिए रसिका, महापौर और नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा को शायद ऐसा लगा होगा कि इन लोग जो ये खुले लोग हैं जो कहीं पर भी लोगों से बदसलूकी करते हैं, शायद यह यूनिफॉर्म जो देश का मान सम्मान है, जिसे पहनने के बाद तमाम लोग डिसिप्लिन नज़र आते हैं, अनुशासित नज़र आते हैं, तो शायद ये लोग भी वह यूनिफॉर्म पहनकर अनुशासित हो जाएं। यह उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य यह भी है कि उन्हें देखकर लोग और ज़्यादा डरने लग जाएं। जिन पर पहले ही वो लोग दबाव बनाते हैं, वो और अधिक उन्हें देखकर घबराने लग जाए, उन्हें देखकर दूर से ही भाग जाए और कोई उनके साथ बदसलूकी ना करे। यह भी एक उद्देश्य इसमें है, क्योंकि यह बात स्पष्ट महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने कही है कि लोग इनके साथ बदसलूकी ना करें। इस वजह से भी हम उन्हें यह यूनिफॉर्म पहनाना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पर देखिए, जब भी गरीबों के ठेले लुढ़काए जाएंगे, फेंके जाएंगे, फुटपाथ पे से रेडी वालों के सामान उठाकर फेंक दिए जाएंगे, जब्त कर लिए जाएंगे, उनके साथ मारपीट की जाएगी, तो वो विरोध करेंगे। वो स्वाभाविक सा एक मानव स्वभाव होता है। लेकिन अब वो लोग किसी तरह का विरोध ना कर सके और ये जो नगर निगम के रिमूवल गैंग के कर्मचारी हैं, ये अपनी मनमानी कर सके। यही वजह है कि आर्मी का ड्रेस इन कर्मचारियों को पहनाया जा रहा है। पुनीत, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
तो देखिए बात कर लेते हैं कटनी की। कटनी में आज सुबह सुबह इनकम टैक्स की बड़ी टीम ने 2 जगहों पर रेड कर दस्तावेजों को खंगालना शुरू कर दिया है। 15 गाड़ियों से आए आयकर विभाग के अधिकारियों ने एक साथ दबिश दी। इनकम टैक्स की ये रेड अजय फूड्स और अनिल इंडस्ट्रीज के ठिकानों पर हुई है। छापा मारने आई टीम के साथ ही कटनी पुलिस भी मौजूद थी और जबलपुर भोपाल के अधिकारियों ने फ्लोर मिल और अनिल की निरंकारी भवन के सामने स्थित बंगले में छापेमार कार्रवाई की है। देखिए आपको बता दें कि अनिल इंडस्ट्रीज ने अचानक से अपने बिजनेस को बढ़ाया है और इनकम टैक्स से जुड़ी सही जानकारी शेयर नहीं की थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि किन जगहों पर छापा पड़ा है, उसकी विस्तार से जानकारी क्या है। इनकम टैक्स की पहली रेड, अनिल इंडस्ट्रीज के ठिकानों पर रेड मारी गई। 5 बंगले और ऑफिस पर 50 अधिकारियों ने छापेमार कार्रवाई की है। माधव नगर में स्थित बंगले पर इनकम टैक्स की टीम मौजूद और साथ ही अनिल इंडस्ट्रीज में दाल और मिल पर प्रॉपर्टी का काम और अनिल केवलानी की बताई जा रही है। तमाम प्रॉपर्टीज जो है अनिल केवलानी नाम के व्यक्ति की बताई जा रही है। और इनकम टैक्स की दूसरी रेड कहां पड़ी है कटनी में, वो भी बता देते हैं। अजय फूड्स में इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। इंडस्ट्रियल एरिया स्थित फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई हुई है। हाउसिंग बोर्ड में स्थित बंगले पर दबिश दी गई। फ्लोर मिल के साथ ही होटल और मॉल का व्यवसाय है। मनीष गेई का ये पूरा अजय फूड्स इंडस्ट्रीज बताया जा रहा है, जिस पर लगातार कार्रवाई जारी है। तो देखिए फिलहाल ये कार्रवाई जारी है। इनकम टैक्स की रेड में टीम के हाथ क्या कुछ लगा है, ये कल तक सामने आने की उम्मीद है। फिलहाल इनकम टैक्स की रेड से बाकी व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। अब बात खरगोन की करते हैं। देखिए खरगोन में खरीफ सीजन में खेत तैयार करने के बाद अब किसानों को कपास बीज बुआई की चिंता सताने लगी है। किसान खेत में बीटी कॉटन की बुआई करना चाहते हैं, जिसकी बाजार में किल्लत बताई जा रही है और इसी को देखते हुए कृषि विभाग ने किसानों को बीज उपलब्ध करवाने के लिए गुरुवार को कृषि उपज मंडी में टोकन व्यवस्था शुरू की, लेकिन कृषि मंडी में की गई व्यवस्था गुरुवार को अव्यवस्था में बदल गई। बीज की आस में सुबह 5 बजे से किसान मंडी पहुंचने लगे। हालांकि प्रशासन ने बुधवार देर रात बीज की कमी बताते हुए 2 दिन बाद वितरण की सूचना जारी की थी, लेकिन किसानों तक ये सूचना नहीं पहुंच पाई और सैकड़ों की संख्या में किसान बीज लेने मंडी पहुंच गए। सुबह 9 बजे तक 1000 से अधिक लोग धूप के बीच टोकन पाने के लिए खड़े हो गए और 9 बजे पहुंचे कर्मचारियों ने जैसे ही टोकन वितरण नहीं होने की सूचना दी, किसानों का आक्रोश फूट पड़ा और किसानों ने मंडी गेट के सामने ही चक्का जाम कर दिया। पर बिल 1400 का बनाना हम भी मंजूर करेंगे। तुम बिल कितने का बना रहे हो? तुम 800 के भाव में दे रहे हो ना, बिल कितने का बना रहे हो? हमारे पैसे 2000 रुपये ले रहे हैं, 1500 रुपये पैकेट के मान से ले रहे हो। तो हम बोले तुम 1400 के दे रहे हो ना, तो हम 1400 नहीं 1500 रुपये देंगे। बिल वो 1400 का बनाना चाहिए। वो बिल 800 रुपये 65 का बिल बना रहे हैं। वहीं चक्का जाम की जानकारी मिलते ही एसडीएम, डीडीए और एएसपी मौके पर पहुंचे और आक्रोशित किसानों को समझाइश देकर शांत कराया गया। किसानों के आक्रोश को देखते हुए अधिकारियों ने टोकन वितरण शुरू कर दिया। वहीं कृषि उप संचालक का क्या कुछ कहना वो भी बता देते कि कपास का 2,25,000 हेक्टेयर का रकबा है और साथ ही 9 लाख पैकेट की आवश्यकता होगी, लेकिन अभी जिले में 3,50,000 बीज के पैकेट आए थे, जिसे वितरित करवा दिया गया है। कि खरगोन जिले में 2.25 लाख हेक्टेयर का कपास का एरिया है, जिसमें 9 लाख पैकेट की आवश्यकता होती है। अभी जिले में 3.5 लाख पैकेट आए हैं। किसानों की मांग पर्टिकुलर वैरायटी को लेके है, जिसमें राशि 6591, 659 और आपका न्यूजीविट का आशावन। अब ये वैरायटियाँ जितनी मात्रा में आई थी उतना हमने वितरण करवा दिया। शेष वैरायटियाँ जो है दुकानों पर रखी हुई है, किसान भाई जाके ले। तो देखिए वहीं किसानों का आरोप है कि बीज की कालाबाजारी भी की जा रही है, जिसको लेकर प्रशासन
सख्त नजर आ रहा है और अधिकारी कालाबाजारी करने वालों पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। अब ये कार्रवाई कब तक होती है तो ये देखते हैं। अब बात जबलपुर की कर लेते हैं। जबलपुर के वेयरहाउस में सड़ा गेहूं मिलने के बाद प्रशासन ने अब कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। 4 अधिकारियों को सस्पेंड करने के बाद प्रशासन की ओर से अब वेयरहाउस संचालक समेत 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। बता दें कि 14 मई को बरगी विधायक नीरज सिंह और तहसीलदार रविंद्र पटेल ने वेयरहाउस का निरीक्षण किया था। इस दौरान 13 में से कुछ चीजों की जांच भी की गई है और देखिए सड़ा गुना लगा हुआ गेहूं मिला था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। राघव वेयर हाउस में जो कार्रवाई चल रही है, राघव वेयर हाउस में चूंकि एक स्टैक में जो है काफ़ी सारा गेहूं 9 दफ़े क्यों पाया गया है। इस स्टैक को तोड़ने के बाद जो है रेंडमली तोड़ रहे हैं, मतलब जैसे 10 बोरियां निकाल रहे हैं, फिर एक साइड से निकाल रहे हैं, दूसरे साइड से निकाल रहे हैं। उसके आधार पर एक आकलन कर रहे हैं कि कितना गेहूँ ख़राब होने की आशंका है उसमें। तो इसके लिए हमारी टीमें काम कर रही हैं। मीनवाइल जो जिम्मेदार कर्मचारी थे और जो जिम्मेदार लोग थे उनके खिलाफ हमने एक एफआईआर भी दर्ज करा दी है और जो कर्मचारी लोग हैं उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी चालू कर दी है। देश भर में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। 4 चरणों के मतदान पूरे हो चुके हैं। अब 5वें चरण की तैयारियां जोरों पर है, जिसके लिए बीजेपी कांग्रेस के बड़े नेता दूसरे राज्यों में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं ने भी मोर्चा संभाल लिया है। क्या है पूरी खबर, चलिए जानते हैं। प्रदेश में 4 चरणों के मतदान हो चुके हैं और 5वें चरण के मतदान की तैयारी शुरू हो गई है। ऐसे में सियासी दल भी 5वें चरण में अपनी पूरी ताकत झोंक दे रहे हैं। जहां एक और बीजेपी कांग्रेस के बड़े नेता दूसरे राज्यों में प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं महिला मोर्चा भी इसमें पीछे नहीं है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अब महिलाओं को भी दूसरे राज्यों में प्रचार की कमान सौंप दी है। बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी महिला मोर्चा को दूसरे राज्यों की कमान दी गई है, जिसमें महिला मोर्चा की सदस्य बिहार, हरियाणा और ओडिशा में जाकर प्रचार करेगी। बीजेपी ने 3 टोलियों में महिलाओं की टीम को रवाना किया है, जिसमें एक टोली में 15-15 महिला सदस्य मौजूद है। महिलाओं की ये टोली मोदी सरकार और राज्य सरकार के कामकाज का बखान करेगी। वहीं ओडिशा में महिलाओं को महतारी वंदन योजना की भी जानकारी देगी। वहीं कांग्रेस ने 2 महिला पदाधिकारी को हिमाचल की जिम्मेदारी दी है, जिसमें पूर्व मंत्री अनिला भेड़िया और पूर्व सांसद छाया वर्मा शामिल है। कांग्रेस की दोनों महिला पदाधिकारी मोदी सरकार की विफलता को जनता के सामने रखेगी। भारतीय जनता पार्टी ने महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत के नेतृत्व में 3 टोलियों को अलग अलग राज्यों के लिए रवाना किया। ये टोलियां ओडिशा, बिहार और हरियाणा में पार्टी के लिए प्रचार करेगी। भाजपा महिला मोर्चा के दौरे को लेकर महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर ममता साहू ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 5 महीने में जिस तरह से छत्तीसगढ़ में कामकाज किया है और मोदी की गारंटी पूरी की गई है, उसको बताने का काम महिला मोर्चा की कार्यकर्ता करेगी। जैसे कि उज्ज्वला गैस योजना, आवास योजना, शौचालय योजना जो महिलाओं के लिए अति आवश्यक है, तो ऐसी ऐसी योजनाएं हैं जिससे और जो देश के लिए और धर्म के लिए और सनातन धर्म के लिए मोदी जी ने क्या क्या किया है, ये महिला मोर्चा बताएंगी। और छत्तीसगढ़ राज्य में ये 5 माह की में जो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो अपने वादे पूरे किए हैं, जो मोदी की गारंटी थी, जिसे पूरे किए हैं विष्णुदेव साय जी की सरकार ने। वहीं कांग्रेस ने अपनी 2 महिला नेत्री पूर्व सांसद छाया वर्मा और पूर्व मंत्री अनिला भेड़िया को हिमाचल का ऑब्जर्वर बनाया है। कांग्रेस ने छाया वर्मा को शिमला 4 लोकसभा क्षेत्र में चौपाल विधानसभा क्षेत्र के लिए पर्यवेक्षक बनाया है, तो वहीं पूर्व मंत्री अनिला भेड़िया को शिमला 4 लोकसभा क्षेत्र में ठियोग विधानसभा क्षेत्र के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। भारतीय जनता पार्टी महतारी वंदन योजना के नाम पर छत्तीसगढ़ प्रदेश में बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, परंतु आज का परिदृश्य ऐसा है कि 75% प्रदेश की माताओं बहनों के खाते में राशि का आवंटन नहीं हुआ है। तो स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को केवल वोट के लिए इस्तेमाल करती है और कांग्रेस जो कहती है वो करती है। तो निश्चित रूप से हमारी माताएं बहनें जो विभिन्न क्षेत्रों में प्रचार के लिए जुटी हुई हैं, वो बखूबी अपना कार्य कर रही हैं। छत्तीसगढ़ में चुनाव खत्म होने के बाद बीजेपी और कांग्रेस ने अपने महिला पदाधिकारी को दूसरे राज्यों में प्रचार के लिए भेज दिया है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि उनके प्रचार से पार्टी को कितना फायदा पहुंचता है।
रायपुर से खोमन साहू, विस्तार न्यूज। छत्तीसगढ़ की सियासत इन दिनों बेहद ही गरमाई हुई है, लेकिन इस बार यह सियासत किसी बयान ने नहीं बल्कि सोशल मीडिया के पोस्टर्स की वजह से गरमाई हुई है। बीजेपी सोशल मीडिया पर लगातार कांग्रेस को घेर रही है, तो वहीं अब कांग्रेस ने भी इस पर पलटवार किया है। क्या है पूरी खबर, चलिए देखते हैं। मौका मिले कदी कदी, बचाओ राहुल जी। ये लो भैया। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के दौरान लगातार कार्टून वीडियो वॉर चलती रही। कार्टून के माध्यम से राजनीतिक दलों ने एक दूसरे की खींचतान की, लेकिन अब चुनाव थमने के बाद भी कार्टून वीडियो जारी होने का सिलसिला नहीं थमा है। भाजपा द्वारा सोशल मीडिया पर एक कार्टून वीडियो जारी किया गया। इस वीडियो में राहुल गांधी एक हिंदू महिला का पर्स मुस्लिम को देते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो जारी होने के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई। कांग्रेस ने इस वीडियो पर आपत्ति जताई। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा वाले विभाजनकारी वीडियो जारी करते हैं। बीजेपी का यही चरित्र उसे ले डूबेगा। कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है। अभी तक हुए 4 चरण के चुनाव में भाजपा ने मंदिर, मुस्लिम मंगलसूत्र और मीट मछली करने का काम किया है। बेहद निंदनीय है, बेहद ही अभद्र है। कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है। यह भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। 4 चुनाव तक हिंदू मुस्लिम मीट मटन मछली मंगलसूत्र करने वाले प्रधानमंत्री 4 चरण के बाद रो कर 5वें चरण में कहते हैं कि वो हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं। उनकी पार्टी का वास्तविक चरित्र यह है कि विपक्ष के एक नेता का इस प्रकार का कार्टून बनाता है और कार्टून बना के उनकी छवि खराब करने की कोशिश करती है। कांग्रेस का बयान सामने आते ही भाजपा ने पलटवार किया। देश की जनता कांग्रेस को बेहतर पहचान चुकी है। जो कांग्रेस विभाजनकारी नीति की बात कर रही है, उसी कांग्रेस की विभाजनकारी नीति सालों साल तक देश में चलती आ रही है। देश की जनता को मालूम है कि किसने कर्नाटक के अंदर क्या किया, किसने जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में क्या किया। जनता लगातार कांग्रेस को सबक सिखाने का काम कर रही है। देखिए, वीडियो और तमाम तरह की चीज़ों का विषय तो नहीं है, लेकिन देश की जनता कांग्रेस को बेहतर पहचान चुकी है, बेहतर जान चुकी है कि किसकी विभाजनकारी नीति वर्षों वर्षों तक देश के अंदर में रही है और किसने कर्नाटक के अंदर में क्या किया, किसने जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के अंदर में क्या किया। और समय समय पर देश के अंदर में कांग्रेस और कांग्रेस की सरकार की नीति जनता से छुपी नहीं है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं। कांग्रेस भाजपा दोनों ही दल के नेता अपने पार्टी के पक्ष में दूसरे राज्यों में चुनावी प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। चुनाव संपन्न होने के बावजूद प्रदेश में सियासत कम नहीं हो रही है। अब प्रदेश की सियासत सोशल मीडिया पर गर्मा गई है। लोकसभा चुनाव से पहले भी प्रदेश की सियासत में कार्टून वीडियो का जिक्र होते आ रहा है और लोकसभा चुनाव के दौरान भी कार्टून वीडियो जारी कर राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। लेकिन अब जब प्रदेश में चुनाव थम गया है, तीनों चरण में चुनाव संपन्न हो गए हैं, लेकिन फिर भी कार्टून वीडियो जारी करने के बाद अब सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस हो या फिर भाजपा, दोनों ही दल एक दूसरे का वीडियो जारी कर एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि ये कार्टून वीडियो जारी करने का जो सिलसिला है कब तक थम पाता है। कैमरा पर्सन किशन साहू के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज। छत्तीसगढ़ में चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन नक्सलवाद पर सियासत खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। लंबे समय से नक्सलवाद का दंश झेल रहे छत्तीसगढ़ को इसे खत्म करने को लेकर आस बंधी हुई है। और लेकिन सियासत इतनी गर्म नजर आ रही है कि इस तपिश में नक्सलवाद को एक बार फिर राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। दशकों से नक्सलवाद का दंश झेल रहे छत्तीसगढ़ को अब भी इस समस्या से निजात का इंतजार है। छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग नक्सल समस्या से सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है। बस्तर के मासूम आदिवासियों को अभी भी शांत बस्तर की आस है। विधानसभा चुनाव के साथ लोकसभा चुनाव के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त राज्य बनाने की बात कही है।
इसके बाद से प्रदेश की सियासत नक्सलवाद की धुरी पर घूमती नजर आई है और अब एक बार फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर राजनीति तेज हो गई है। शाह ने छत्तीसगढ़ में नक्सल ऑपरेशन को साई सरकार की तारीफ बताया। वहीं कांग्रेस के एनकाउंटर को फेक बताने को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। छत्तीसगढ़ के 3-4 जिलों में ये समस्या बची है। मैं मानता हूं कि अगले 2 साल में 3 साल में देश नक्सल समस्या से मुक्त हो जाएगा और छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद 4.5 महीने में 112 नक्सली मारे गए हैं, लगभग 450 सरेंडर हुए हैं और 153 अरेस्ट हुए हैं। इतना बड़ा अभियान ये 5 महीने में लिया है। जो कांग्रेस की सरकार थी तब स्थगित आ गई थी और ऑन द कॉन्ट्ररी कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि फेक एनकाउंटर हो रहे। मैंने कई इंटरव्यू में कहा है, तुलसीदास जी का एक कोट है कि जिसका बुरा समय आता है भगवान सबसे पहले उसकी मति हर लेता है। कांग्रेस पार्टी के साथ शायद यही हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद नक्सलवाद के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ की सियासत गर्मा गई है। भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर हैं, लेकिन इन सब के बीच एक्स पर पोस्ट कर सीएम विष्णुदेव साय और सांसद सुनील सोनी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद किया है और कहा है कि उनकी मंशानुरूप छत्तीसगढ़ सरकार काम कर रही है। सीएम साय ने लगातार कहा कि अगर हिंसा नहीं होगा तो बात करने को तैयार हैं, लेकिन अगर हिंसा होगी तो नक्सलियों को स्पष्ट जवाब देंगे। आने वाले 3 साल में नक्सल समाप्त होगा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी इस पर तंज कसती नजर आ रही है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा, गलत होगा, कांग्रेस आवाज उठाएगी। सवाल हम नहीं, पीड़ित परिवार उठा रहा है। कांकेर में 3 लोगों को फर्जी एनकाउंटर में मारा गया। हम इन लोगों के साथ खड़े हैं। सरकार का इस पर अभी तक जवाब नहीं आया। 15 साल में बीजेपी शासनकाल में अराजकता और जंगल राज था। 5 महीनों के कुछ घटनाओं को छोड़ दें तो गांव वालों को नक्सली बताकर मार रहे हैं। पिछले 5 साल में हमारी सरकार रही, एक भी निर्दोष ग्रामीण नहीं मारा गया है। जब नक्सल समाप्त हो रहा है, इनामी नक्सली मारे जा रहे हैं तो फर्जी काउंटर बता रहे हैं। होम मिनिस्टर से मैं पूछना चाहता हूं, पूर्व होम मिनिस्टर ताम्रध्वज जी से, 5 साल में कभी मुंह से नक्सल निकला है या आप होम मिनिस्टर के रोल में थे या नहीं थे, ये जनता को बताएं। केवल बयान देने से नहीं होता, कर रहे हैं, निराश कर रहे हैं हमारे जवानों को। सवाल वो पीड़ित परिवार उठा रही है, गांव वाले उठा रहे हैं कि कांकेर की घटना जो 3 आदिवासियों को, निर्दोष आदिवासियों को गोली मारा गया, क्या फर्जी एनकाउंटर नहीं था? उस पे सरकार अभी तक क्यों जवाब नहीं दे रही है? जिनके राशन कार्ड, जॉब कार्ड, आधार कार्ड, सभी चीजें हैं। गांव वालों ने कहा फर्जी एनकाउंटर है। निश्चित रूप से हम उन गांव वालों के साथ, ग्रामीणों के साथ खड़े हैं, उन आदिवासियों के साथ खड़े हैं। बीजेपी के इन तमाम दावों और बातों के बीच चलिए एक नजर देखते हैं कि आखिर बीजेपी की सरकार बनने के बाद नक्सलवाद पर कितनी नकेल कसी गई है। 4.5 महीनों में 112 नक्सली मारे गए। 450 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। 153 नक्सलियों को अरेस्ट किया गया। 28 सुरक्षा कैंप खोले गए। 29 नवीन कैंप और खोले जाएंगे। 143 आईईडी बरामद किए गए। ग्रामीणों का फोर्स पर भरोसा बढ़ा। भरोसा बढ़ने से सूचनाएं जल्द मिल रही हैं। भाजपा नक्सल उन्मूलन को लेकर शुरू से ही रही कमिटेड। भाजपा ने फोर्स को फ्री हैंड दिया। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई जारी है। सुरक्षा बल लगातार नक्सलियों की मांद में घुसकर उनका सफाया कर रहे हैं। ऐसे में जहां अगले कुछ सालों में नक्सलवाद के अंत को लेकर उम्मीद जागी है, वहीं फेक एनकाउंटर को लेकर सियासत भी तेज है। ऐसे में यही उम्मीद की जा सकती है कि हार्डकोर नक्सलियों का सख्ती से सफाया तो हो, लेकिन कोई निर्दोष पुलिस और नक्सलियों की गोलियों की चपेट में ना आए। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।
और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रवि मेरी इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रवि, नक्सलवाद छत्तीसगढ़ का वो मुद्दा है, वो समस्या है जिससे बस्तर जूझ रहा है और लगातार मांग करता है कि जल्द से जल्द नक्सलवाद खत्म किया जाए। लेकिन हम देखते हैं कि इस पर अक्सर राजनीति होती है और कई निर्दोषों की जिंदगी दांव पर लग जाती है। रसिका, देखिए, बस्तर में पिछले 40 साल से नक्सली समस्या है, जिसके चलते बस्तर के आदिवासी परेशान रहते हैं। बस्तर के आदिवासियों के पास विकास नहीं पहुंचता है। इसके पीछे नक्सलियों की ये समस्या है, जो वहां आतंक लगातार फैला रहे थे। लेकिन हमने पिछले 5 महीनों में जो देखा, जो समझा, उससे स्पष्ट है कि अब छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद ज़्यादा समय की मेहमान नहीं है, क्योंकि 4 महीने 5 महीने के भीतर में ही 100 से ज़्यादा नक्सलियों को मारा गया है। इसमें बड़े बड़े नक्सली लीडर शामिल हैं, जिनके ऊपर लाखों लाखों रुपए का इनाम रखा गया था। उन नक्सलियों को मार गिराया गया है। इस पर अब सियासत हो रही है। क्या सियासत हो रही है उसको भी आपको समझाना और देश को समझाना जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है, इन नक्सली ऑपरेशनों पर आरोप लगा रही है कि इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है। फर्जीवाड़ा किस तरह का कि ग्रामीणों को मारा जा रहा है, आदिवासियों को मारा जा रहा है। तो ये आरोप लगना एक बड़ा मामला हो जाता है और इस पर लगातार जांच कमेटी भी, कांग्रेस की पार्टी है वो लगातार जांच कमेटी भी बना रही है। कांकेर में जो मुठभेड़ हुआ उस पर भी जांच कमेटी बनाई गई। इसके बाद जो बीजापुर के पीडिया में हुआ वहां पर भी जांच कमेटी बनाई गई। तो इन सभी जांच कमेटियों पर अब सरकार का पक्ष आ गया है। सरकार क्या कह रही है वो भी आपको बताते हैं। हमारे सहयोगी खोमन साहू हमारे साथ मौजूद है। खोमन, आज मुख्यमंत्री के पास गए थे, मुख्यमंत्री ने क्या कहा कांग्रेस के आरोपों पर? देखिए, मुख्यमंत्री ने रवि एक चीज़ स्पष्ट कर दिया कि जो मुठभेड़ हो रहा है उसमें कोई भी निर्दोष जो आदिवासी है उसकी मृत्यु नहीं हो रही है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कोट करते हुए कहा कि जो नक्सलियों ने जो पर्चा जारी कर रहे हैं तो उसमें साफ तौर पर ये लिखा जा रहा है कि उनके कितने साथी अब तक मरे। जितने सरकार ने जितने लोगों का नाम सामने आए, जितने नक्सलियों को मारने की सूचना दी थी, ठीक उसी संख्या पर नक्सलियों ने भी एक्सेप्ट किया है कि उनके नक्सली साथी इतने मारे गए। अब सरकार चाहती है जो पुनर्वास नीति नक्सलियों के लिए लाया जा रहा है कि उस पर अभी जो पुनर्वास नीति है उससे कैसे बेहतर किया जा सके, बस्तर को बेहतर कैसे बना दिया जाए, बेहतर बस्तर कैसे हो, लोगों के घर तक कैसे विकास पहुंचे, शिक्षा पहुंचे, स्वास्थ्य पहुंचे, इस पर सरकार काम कर रही है। तो रसिका, एक तो बड़ी बात सरकार प्रयास कर रही है, काम कर रही है रवि, लेकिन दीपक बैच के उस बयान पर भी चर्चा कर लेते हैं जो आज फिर उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा है कि ये हम नहीं, पीड़ित परिवार कह रहा है कि हमारे घर के एक व्यक्ति को मार दिया गया, वो निर्दोष था। तो इसको लेकर भी खोमन से बातचीत करने की कोशिश करेगा और आप भी समझाने की कोशिश करेगा। जब खोमन इस चीज की बातचीत करने सरकार के पास पहुंचे या भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज के पास पहुंचे तो उनका क्या रिएक्शन था? ये आरोप भारतीय जनता पार्टी पर क्यों लग रहे हैं? रसिका, आपने ठीक कहा कि जिस प्रकार से कांग्रेस आरोप लगा रही है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैच खुद कह रहे हैं कि जिन लोगों की मौत हुई है उसमें नक्सलियों के साथ साथ आदिवासी है, ग्रामीण है, इन लोगों का आरोप लग रहा है। तो इस आरोपों पर बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का क्या कहना है खोमन, क्योंकि आप लगातार बीजेपी के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, बयान ले रहे हैं, तो उनका क्या कहना था? देखिए, बीजेपी के नेता लोगों का यही कहना है कि नक्सलियों के द्वारा जो पर्चा जारी किया जा रहा है, पर्चा में जितने लोगों नक्सलियों को मारे जाने की सूचना उन लोग दे रहे हैं, ठीक उसी आधार पर सरकार ने जो सूचना दी है कि कितने नक्सली मारे गए, तो एग्जैक्ट फिगर बैठ रहा है। जो पर्ची नक्सलियों के द्वारा जारी, आपने ठीक कहा, मैंने भी वो पर्चा देखा था जिसमें कांकेर में जब 29 नक्सली मारे गए थे तो नक्सलियों ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया था। उसमें 29 नक्सलियों के नाम थे और वो नक्सली सक्रिय थे उस क्षेत्र में। और एक बड़ी बात रसिका आपको मैं समझा देता हूं जो कि जरूरी है, क्योंकि अक्सर होता क्या है, जब भी ऐसे मुठभेड़ होते हैं, एनकाउंटर होते हैं, उसके बाद नक्सली कोशिश करते हैं ग्रामीणों को डरा धमका के। देखिए रवि, अब इस पर सियासत भी तेज देखने को मिल रही है। अब नक्सलवाद को खत्म करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने चुनावी प्रचार प्रसार में भी इस चीज का ऐलान किया था और लगातार काम भी किया जा रहा है। और अब इस पर और कितनी राजनीति होती है ये भी देखने वाली बात होगी। रवि, इस खबर पर नजर बनाए रखिए, आगे की अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के बाद विपक्ष में बैठी कांग्रेस अब एक बार फिर जनता को साधने की कवायद में जुटी नजर आ रही है और प्रदेश के जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर पर इसकी कवायद की जा रही है। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस को मजबूत करने की कवायद तेज हो जाएगी। प्रदेश स्तर से लेकर जिला स्तर पर बैठकों का दौर देखने को मिलेगा। वहीं सत्तासीन बीजेपी को घेरने की भी रणनीति तैयार की जाएगी, इस पर भी चर्चा की जाएगी। आगामी दिनों में होने वाले कार्यक्रमों को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद संगठन को चुस्त और दुरुस्त करेंगे, बैठकों का दौर भी शुरू करेंगे, संगठन में जबरदस्त मजबूती लाएंगे। चुनाव के बाद निश्चित रूप से संगठन को और चुस्त और दुरुस्त करेंगे और बैठकों का दौर शुरू करेंगे। जो आगामी समय में नगरीय निकाय का चुनाव है, पंचायत चुनाव भी है, संगठन को जबरदस्त मजबूती लाएंगे और नए और हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ इन 4 सालों में मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और सरकार के खिलाफ जिस तरह से इस 5 महीने में एंटी इनकम्बेंसी है छत्तीसगढ़ में, इसको हम जन जन तक पहुंचाएंगे और सरकार के खिलाफ में सड़क से लेकर सदन तक जबरदस्त लड़ाई रहेगा। तो देखिए, मुद्दों की तलाश कर रही कांग्रेस बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर पार्टियों को मजबूत करने की कोशिश में जुटी हुई है। आगामी दिनों में कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए मुद्दों की तलाश भी करती नजर आ रही है। वहीं हालांकि कांग्रेस के इन प्रयासों पर बीजेपी ने तंज भी कस दिया है। बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने कहा है कि कांग्रेसियों को इकट्ठा करके विरोध का जमावड़ा तैयार कर रहे हैं। है कि 11 के 11 लोकसभा हार रहे हैं और आने वाले समय में जो कुछ बचे हुए कांग्रेसी उनको इकट्ठा करके विरोध का एक जमावड़ा जो है वो तैयार कर रहे हैं। उनको आस बंधा रहे हैं कि हमारी पार्टी अभी समाप्त नहीं हुई है। कुछ चंद लोग जो है वो मिलकर जो है पार्टी को जीवित करने के लिए एक प्रयास करने वाले हैं। तो एक तरफ कांग्रेस जहां पार्टी को मजबूत करने में जुटी हुई है, तो दूसरी ओर बीजेपी जीत के बाद मोदी की गारंटी को पूरा करने में लगी हुई है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में बीजेपी और कांग्रेस जनता के बीच क्या लेकर आते हैं। और अब बात कर लेते हैं पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह आज अपने विधानसभा क्षेत्र राजनांदगांव पहुंचे, जहां उन्होंने भव्य जलाराम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बता दें कि जलाराम मंदिर में जलाराम बप्पा के अलावा श्री कृष्ण और भगवान शिव और श्री राम की मूर्ति की स्थापना की गई है, जिसका रमन सिंह ने दर्शन किया। कार्यक्रम में रमन सिंह ने समस्त समाज के लोगों को बधाई भी दी, साथ ही मंदिर में स्थापित देवी देवताओं के दर्शन किए और उन्होंने इस बार के लोकसभा चुनाव में 400 पार पूरा करने का दावा भी किया। गुजराती समाज के द्वारा भव्य जलाराम मंदिर का लोकार्पण, भगवान रामचंद्र जी का विग्रह, कृष्ण भगवान की उपस्थिति, शिव जी की उपस्थिति और बाल बप्पा की उपस्थिति में शानदार जलाराम जी के इस भव्य मंदिर का लोकार्पण हुआ। मैं समाज के सभी बंधुओं को, पूरे छत्तीसगढ़ से आए हुए सबको मैं शुभकामना और बधाई देता हूँ। तो स्पष्ट हो चुका है, 4 चरण के मतदान होने के बाद भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ जो 400 पार की बात होती है वो धरातल पे उतर रही है और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। कर्नाटक के चित्रदुर्गा में फंसे बस्तर के 13 मजदूरों की सकुशल वापसी हो गई है और कर्नाटक में फंसे मजदूर अब अपने घर पहुंच गए हैं। दरअसल दरभा ब्लॉक के मुंडागढ़ में एक गांव के ग्रामीण मजदूरी की तलाश में कर्नाटक के चित्रदुर्गा पहुंच गए थे। यहां ग्रामीणों को सुपारी की खेती और टेंट हाउस के काम में ठेकेदार ने लगाया था, लेकिन ग्रामीणों को जब उनके मेहनत का पैसा नहीं मिला तो वो घर लौटने की तैयारी करने लगे, लेकिन ठेकेदार ने ग्रामीणों को बंधक बना लिया। ग्रामीण किसी तरह ठेकेदार के चंगुल से छूटकर वापस बस्तर पहुंचे तो घटना का खुलासा हुआ, जिसके बाद प्रशासन ने अलग अलग विभाग की एक दल कर्नाटक को रवाना किया, जो कि पूरे मामले की जांच करेगी।
छत्तीसगढ़ में मतदान खत्म होने के बाद अब नेता अपनी आम दिनचर्या में लौट आए हैं और जिसके बाद नेताओं की अलग अलग तस्वीरें भी सामने आ रही है। कांकेर लोकसभा के बीजेपी प्रत्याशी भोजराज नाग का एक ऐसा ही वीडियो सामने आया जिसमें भोजराज देव यात्रा में जमकर थिरकते नजर आए। इस दौरान उनके साथ बीजेपी विधायक आशाराम नेताम भी मौजूद रहे। दोनों कांधे में हाथ डालकर देव यात्रा में जमकर झूमते दिखाई दिए। तो ये तस्वीरें देखिए, लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद किस तरीके से झूमते नाचते नजर आए भोजराज नाग और बीजेपी विधायक आशाराम नेताम। और इसी के साथ आज की खबर में बस इतना ही। खबरों की लगातार और सही अपडेट्स के लिए आप बने रहे विस्तार न्यूज के साथ। नमस्कार।